हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम कॉर्डेट्स का अध्ययन करते हैं और इसके बी सेक्शन में हमें विभिन्न वर्गों के कुछ सेलेक्टेड एनिमल्स दिए गए हैं, स्पेसिमेन दिए गए हैं, जिनमें हमें विभिन्न फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स का अध्ययन करना है। और इसी क्रम में हम पिसीज वर्ग से, मत्स्य वर्ग से लेबियोरोहिता अर्थात रोहू के सर्कुलेटरी सिस्टम का परिसंचरण तंत्र का आज अध्ययन करेंगे। तो अगर हम रोहू में देखें कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का है, तो रोहू में लेबियोरोहिता में यह एकल परिसंचरण पाया जाता है। एकल परिसंचरण का अर्थ है कि रुधिर में जो रक्त, हृदय में रक्त परिसंचरण के दौरान सिर्फ एक बार आता है, अर्थात संपूर्ण अंगों से डीऑक्सीजनेटेड रुधिर हृदय में आता है और हृदय से वह ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्स में जाता है, परंतु ऑक्सीजनेशन के पश्चात यह रुधिर संपूर्ण अंगों में प्रवाहित कर दिया जाता है, परिसंचरित हो जाता है, अर्थात पुनः जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, वह हृदय में नहीं आता। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करें तो मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वह ब्लड, हार्ट और जो वेसल्स हैं वो होती हैं। अगर हम ब्लड देखें तो लेबियोरोहिता के ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स होती हैं। इन ब्लड कार्पसल्स में जो मुख्य रूप से हैं केंद्रक युक्त आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स, और जिनमें कि श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। और इसके अतिरिक्त रेटिकुलोसाइट्स होती हैं, जालिका रूपी केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं तथा विभिन्न प्रकार के लिम्फोसाइट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो जो लेबियोरोहिता है या फिशेस हैं, उनका रुधिर बहुत कुछ मानव रुधिर के समान होता है, सिर्फ यहाँ पर जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं तथा जो हीमोपोइसिस होती है, रुधिर निर्माण प्रक्रिया होती है, वह किडनी और स्प्लीन में होती है। हृदय की अगर संरचना देखें तो हृदय मुख्य रूप से दो कोशीय होता है, द्विकोशीय होता है, और यह पेरिकार्डियल कैविटी में उपस्थित होता है, जो कि एक बहुत थिन पेरिकार्डियम द्वारा आवृत रहती है। और पोजीशन अगर हम देखें तो ईसोफेगस के नीचे इसकी स्थिति होती है, पोजीशन होती है। और जो मुख्य दो चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल होती हैं। इसके अतिरिक्त साइनस वेनोसस, जो कि एक रिसीविंग सैक होता है, ग्राही कोश होता है, एट्रियम के ऊपर उपस्थित होता है, और उसके पश्चात वेंट्रिकल होता है। कोनस आर्टीरियोसिस लेबियोरोहिता में अनुपस्थित होती है, परंतु उसके स्थान पर बल्बस आर्टीरियोसिस अर्थात एक फूली हुई संरचना वेंट्रिकल के पश्चात बनती है, जो कि बल्बस आर्टीरियोसिस कहलाती है। साइनस वेनोसस, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र में आप स्पष्ट रूप से कि ये साइनस वेनोसस, इसके ऊपर की ओर ये ऑरिकल होता है, छोटा चैम्बर है, तथा नीचे की ओर बड़ा वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल कंटिन्यू रहता है एक फूली हुई संरचना कोश में, जिसे कि बल्बस आर्टीरियोसिस कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो एरो है वो परिसंचरण का मार्ग या जो फ्लो है वो दिखा रहे हैं, और जो ब्लू कलर है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो साइनस वेनोसस, हृदय की जो दो मुख्य कोश हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, तथा ये बल्बस आर्टीरियोसिस। अब किस प्रकार से ये अंग उपस्थित होते हैं और कार्य करते हैं, जैसा कि ये भी बताया कि साइनस वेनोसस पृष्ठीय रूप से उपस्थित होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के, तथा यह इसका जो मुख्य कार्य होता है यह
चित्र में भी आप देख रहे हैं कि संपूर्ण अंगों से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड रुधिर को कलेक्ट करना या रिसीव करना है। और जो रुधिर आ रहा है वो मुख्य रूप से दो वेन्स के द्वारा आ रहा है और इन्हें डक्टस क्यूवेरी कहा जाता है, राइट एंड लेफ्ट डक्टस क्यूवेरी, जो कि शरीर के जिसकी फर्दर जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को कलेक्ट करती हैं। और साइनस वेनोसस के पश्चात यह रुधिर ऑरिकल या आलिंद में आता है और यहाँ से यह वेंट्रिकल में जाता है और ऑरिकल और वेंट्रिकल के मध्य साइनो ऑरिकुलर अपर्चर उपस्थित होता है। यह आप चित्र देख सकते हैं, यह स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है, काल्पनिक चित्र की किस प्रकार से संरचना होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो डार्क लाइन है ये डीऑक्सीजनेटेड रुधिर के लिए और जो लाइट है वो ऑक्सीजनेटेड रुधिर के लिए हैं। यहाँ पर हृदय की पोजीशन दिखाई गई है ईसोफेगस के नीचे की ओर और ये राइट एंड लेफ्ट डक्टस क्यूवेरी है जो कि साइनस वेनोसस में रुधिर देती हैं। साइनस वेनोसस से ऑरिकल, देन वेंट्रिकल और बल्बस आर्टीरियोसस से होती हुई ये जाती हैं गिल्स में और फिर गिल्स से ऑक्सीजनेशन के पश्चात विभिन्न आर्टरीज के द्वारा यह धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचाया जाता है। तो ऑरिकल्स अब वेंट्रिकल में खुलता है बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर और यह जो अपर्चर है यह भी वॉल्व के द्वारा रक्षित होता है। वॉल्व जहाँ भी उपस्थित होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य होता है बैक फ्लो को रोकना, पश्च प्रवाह को रोकना। तो साइनस वेनोसस ऑरिकल में खुलता है साइनो ऑरिकुलर वॉल्व के द्वारा और ऑरिकल वेंट्रिकल्स में खुलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा और ये दोनों ही जो छिद्र हैं या ओपनिंग्स हैं ये वॉल्व के द्वारा रक्षित रहती हैं। यहाँ पर अभी चित्र में बताया था कोनस आर्टीरियोसस नहीं होती परंतु बल्बस आर्टीरियोसस जो कि वेंट्रल एओर्टा का एक अभिवर्धित या फूला हुआ भाग होता है। अब बल्बस आर्टीरियोसस से ये कॉन्ट्रैक्टाइल या एक संकुचनशील संरचना होती है जो कि रुधिर जो एफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स में जब जा रहा है रुधिर तो वेंट्रिकल के प्रेशर को वहाँ पर ये फील करवाती है या वहाँ पर उसके थ्रू ये भेजा जाता है। सिंपैथेटिक इनर्वेशन नहीं होता अर्थात जो वेसल्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं वो नर्व या तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा इनर्वेटेड नहीं होती हैं। अतः इस सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम को या एकल परिसंचरण को वीनस हार्ट भी कहा जाता है इस प्रकार के हृदय को, क्योंकि हृदय में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड रुधिर ही उपस्थित रहता है और यह ऑक्सीजनेशन के पश्चात सीधा शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचा दिया जाता है। अब अगर हम आर्टीरियल सिस्टम देखें, धमनियों का धमनी तंत्र देखें तो मुख्य रूप से दो प्रकार की धमनियां हैं, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज और इफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरीज। बच्चों सेकेंड ईयर में हम ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे धमनी और शिराओं का। एक जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है, हम ये मानते हैं कि धमनियाँ शुद्ध रुधिर को प्रवाहित करती हैं और शिराएं अशुद्ध अथवा डीऑक्सीजनेटेड रुधिर को, परंतु इनका जो नामकरण हम करते हैं या हम इनको धमनी या शिरा जिस आधार पर बोलते हैं वो मुख्य रूप से इनमें प्रवाहित रुधिर की दिशा पर आधारित होता है। अर्थात वे रुधिर वाहिनियाँ जो कि अंगों से हृदय की ओर आती हैं शिराएं कहलाती हैं या वेन्स होती हैं और हृदय से अंगों की तरफ जाने वाली सभी जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वो आर्टरीज कहलाती हैं। अतः एफरेंट और इफ्रेंट जब ब्रेंकियल आर्टरीज हम पढ़ेंगे तो उनमें से एफरेंट आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। ये आर्टरी इसलिए है क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो हार्ट से है और ये गिल्स के अंदर जाती है। तो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी अर्थात वे धमनियाँ जो कि
हृदय से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स में लेकर जाती हैं। इनकमिंग गिल्स में आने वाली आर्टरीज। और ऑक्सीजनेशन के पश्चात यह जो शुद्ध रक्त होता है या ऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है वह ईफ्रेंट के द्वारा लेकर गिल्स से विभिन्न अंगों को पहुंचाया जाता है। तो इनकमिंग होती है एफ्रेंट और आउट गोइंग होती है, एग्जिट होती हैं ईफ्रेंट। ब्रैंकियल वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम गिल्स के लिए। और आर्टरीज जो कि हृदय से रुधिर को लेकर आ रही हैं और गिल्स से फिर विभिन्न बॉडी पार्ट्स को लेकर जाएंगी। अब अगर हम एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज देखें तो एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज जो है, अभी हमने देखा कि वेंट्रिकल का एक अग्रभाग जो होता है फूला हुआ होता है जिसे बल्बस आर्टीरियोसिस कह रहे हैं। और ये बल्बस आर्टीरियोसिस से ब्रांचेस निकलती हैं जो कि गिल्स को जाएंगी। और मुख्य रूप से 4 पेयर होते हैं। यहाँ पर डिटेल दे दी है बच्चों, अगर एक एक को हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो मुख्य रूप से जो एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज है इसके 4 पेयर्स होते हैं और ये रुधिर ले डीऑक्सीजनेटेड रुधिर लेकर गिल्स को जाती हैं। और इसी प्रकार से इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड रुधिर को लेकर शरीर के विभिन्न भागों को जाती हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो आपस में जुड़कर एंटीरियर एपीब्रैंकियल आर्टरी बना लेंगी और ये फिर आपस में जुड़कर मिड डॉर्सल लाइन पर डॉर्सल अयोर्टा पृष्ठीय महाधमनी बना लेती हैं। और इसी प्रकार से तीसरी और चौथी इफरेंट ब्रैंकियल पोस्टीरियर जो एपीब्रैंकियल आर्टरी बनाएंगी और ये मिलकर आपस में बनाएंगी एंटीरियर डॉर्सल अयोर्टा। अर्थात फर्स्ट जो 2 होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड जो इफरेंट ब्रैंकियल्स होंगी वो डॉर्सल अयोर्टा का निर्माण करती हैं और थर्ड और फोर्थ इसके जो अग्र भाग होता है डॉर्सल अयोर्टा उसका निर्माण करती हैं। अब इफरेंट से फर्दर आगे जो ब्रांचिंग होगी सिफेलिक आर्टरी, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अग्र भागों को रुधिर पहुंचाएंगे जिसमें कि ऑर्बिटल, टंग, हायोइड तथा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ब्रेन को पहुंचाया जाएगा शुद्ध रुधिर। तथा डॉर्सल अयोर्टा पीछे की ओर जाकर वर्टिब्रल कॉलम और कॉर्डल आर्टरी के रूप में टेल रीजन को रुधिर पहुंचाने का कार्य करती हैं। तथा ये मुख्य ब्रांचेस होंगी डॉर्सल अयोर्टा की, सीलियाको मिसेंट्रिक, सबक्लेवियन आर्टरीज, सेगमेंटल आर्टरीज, रीनल आर्टरीज और जेनाइटल आर्टरीज। इनकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। नोट्स आप जब कॉपी करेंगे तो इनको देख लेना। उसके बाद आता है वीनस सिस्टम अर्थात शिरा तंत्र। शिरा तंत्र का मुख्य कार्य होगा डीऑक्सीजनेटेड रुधिर को ले जाना विभिन्न अंगों से और साइनस वेनोसस में पहुंचा देना। और ये मुख्य रूप से होता है डक्टस क्यूवेरी द्वारा कलेक्ट किया जाता है जो कि विभिन्न अंगों से वेन्स आएंगी कैपिलरीज वेन्स में और ये वेन्स आपस में जुड़कर राइट और लेफ्ट डक्टस क्यूवेरी बनाती हैं। डक्टस क्यूवेरी जो ईच डक्टस क्यूवेरी है उसकी 3 मुख्य आर्म्स होंगी या शाखाएं होंगी जिसमें कि एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल और एक जगलर साइनस होती हैं। और ये सभी मिलकर विभिन्न अंगों से रुधिर डीऑक्सीजनेटेड रुधिर को एकत्रित करने का कार्य करती हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, परिवहन तंत्र जब हम पढ़ते हैं तो फिशेस में निवाहिका तंत्र भी पाया जाता है। निवाहिका तंत्र वह होता है जहाँ पर कि जो शिराएं हैं कैपिलरीज के रूप में किसी हृदय में समाप्त होने पर या वहाँ से प्रारंभ होने पर वो हृदय में जाने से पहले किसी अन्य अंग में खुलती हैं या किसी अन्य अंग से होती हुई जाती हैं। और उस अंग के आधार पर 2 प्रकार के निवाहिका तंत्र पाए जाते हैं। एक होता है वृक्कीय निवाहिका तंत्र और एक होता है यकृत निवाहिका तंत्र, रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर
कि रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वह कॉर्डल वेन जो कि किडनी में पहले एंटर होती हैं और वहाँ पर ये रीनल पोर्टल सिस्टम बनाती हैं और आपस में जुड़कर ये पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस के द्वारा जो डक्टस क्यूवेरी है उसमें सम्मिलित होकर फिर हृदय में रुधिर को पहुंचाती हैं। और इसी तरह से जो यकृत निवाहिका तंत्र होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल के जो विभिन्न भाग होंगे आहार नाल के, वो मिलकर बनाते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन और हृदय में जाने से पहले यह यकृत में जाती हैं और आपस में वापस पुनः मिलकर डक्टस क्यूवेरी के रूप में ये वेनस सिस्टम को ज्वाइन करती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से ये लेबियो रोहिता का संपूर्ण ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था। पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी ये स्लाइड्स, और ये नोट्स ध्यान से कॉपी कर लेना, डायग्राम्स को देख लेना तथा इस टॉपिक को पढ़ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।